तो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का 2024 का सेट 1 पहला सेट, जिसका कोड है 348 जी। अब यहाँ पर कोड क्या है क्या नहीं उससे आपको मतलब नहीं रखना है, बस आपको ध्यान देना है कि इसमें से इन चीज़ों को हम किस प्रकार कवर करें कि जो आगामी यानी कि 3 मार्च को आपको बायोलॉजी का पेपर है वो ठीक प्रकार से कवर हो सके और उस पेपर में बहुत सारी चीज़ें इस जो टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे उससे टच हों और आप बखूबी सही तरीके से लिख पाएँ पेपर को। तो प्रयास यही रहेगा कि एक ही मॉडल पेपर हम हल कराएँ और उसमें आपको अधिकतम चीज़ों को, अधिकतम कंटेंट को हम प्रोवाइड कराएँ। तो पहला देखिए क्वेश्चन है, देरी ना करते हम लोग शुरू करते हैं। दिक्कतों की वजह से हम बहुत सारे पेपर का डिस्कस नहीं करा पा रहे हैं, ना ही उतना पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि टेपिटम परत का कार्य क्या होता है। ठीक है, ये पूछा गया है और आपका ऑप्शन दिया गया चार्ट हो, परागकणों का पोषण, परागकणों का निर्माण करना और अंतः स्तर का निर्माण करना, और चौथा ऑप्शन है परागकणों को नष्ट करना। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, टेप्टम का मुख्य कार्य हम बता दे रहे हैं पहले से, इसका आंसर क्या होगा, फिर बाकी हम अन्य चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो टेप्टम जो परत होती है इसका काम होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना। ठीक है, इसका मुख्य आंसर आपका ये हो जाएगा। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो टेप्टम क्या होता है? तो टेप्टम जो होती है परागकोश की एक कोशिकीय अंतःभित्ति होती है जो बाद में नष्ट होकर के परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट परागकणों से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो जो पुंकेसर होता है, इस पुंकेसर के परागकोश में, परागकोश को इंग्लिश में बोलते हैं एंथर, तो पुंकेसर के परागकोश में परागकणों का परिवर्धन और विकास होता है। ठीक है, यानी अगर पूछे आपसे कि परागकणों का परिवर्धन और विकास कहाँ होता है तो परागकोश में होता है। परागकोश में कहाँ पर, परागकोश कहाँ पाया जाता है तो पुंकेसर का भाग होता है, यानी कि नर वाला भाग होता है पुष्प का। ठीक, और प्रत्येक जो परागकोश होते हैं, प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं जिसमें परागकण भरे रहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि प्रत्येक यानी कि हर एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होंगी और उसमें परागकण भरे होंगे। फिर आगे देखते हैं, कभी कभी आपसे पेपर में पूछता है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर हमने लिखा है कि परागकण मातृकोशिका या लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब परागकण जो होता है, परागकण के पास 2 भित्ति होती है। सबसे बाहरी भित्ति को हम बोलते हैं बाह्यचोल और अंतः भित्ति, बाह्यचोल बोलते हैं, और अंदर की भित्ति को बोलते हैं अंतःचोल। जो बाह्य भित्ति होती है यानी बाह्यचोल जो होता है वो बना होता है स्पोरोपायलिन का, और अंतःचोल जो होता है बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। याद रखिएगा आप लोग कि परागकण का अंतःभित्ति और बाह्यभित्ति किसकी बनी होती है। तो परागकण की बाह्यभित्ति बनी होती है स्पोरोपायलिन की, अंतःभित्ति बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन एक अपरदहारी है। ऑप्शन दिया है केंचुआ, पक्षी, मेढक, हाथी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा केंचुआ। लेकिन और भी देखते हैं कि ये किस टॉपिक से प्रश्न है। तो ये आपका अपघटक से है। अपघटक या इसको बोलते हैं अपमार्जक। तो अपघटक पूछे या अपमार्जक पूछे, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। तो यहाँ पर परिभाषा होगी अपघटक किसे कहते हैं, तो बताएंगे आप लोग कि मृत एवं सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन जो भी प्राप्त करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वे जीव जो मृत एवं सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बनाते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। पादप के विभिन्न मृत भाग तथा जंतुओं के मृत शरीर जिनका अपघटन होता है उनको हम क्या कहते हैं, अपरद बोलते हैं, डेट्राइट्स बोलते हैं। ठीक, और जिनके द्वारा अपघटन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, अपरदहार। यानी कि जिन जंतुओं द्वारा पौधों के मृत भाग और जंतुओं के मृत शरीर या किसी भाग का अपघटन होता है, टूटता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपरदहारी बोलते हैं। जैसे केंचुआ हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये सभी क्या है, अपरदहारी हैं। ठीक, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग था आपका, एक क हो गया, एक ख हो गया। अब ग चलते हैं।
ग क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जो डेंगू है, यानी कि डेंगू का एक और नाम होता है रीढ़ की हड्डी का बुखार या हड्डी तोड़ बुखार, कह रहा है इसका वाहक कौन सा है। अब यहाँ पर वाहक और कारक में कंफ्यूज नहीं होना है। वाहक का मतलब होता है कि जो फैलाता है रोग को, और कारक का मतलब होता है कि जिस सूक्ष्म जीव से वो रोग होता है उसको हम कारक बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे सब। अब यहाँ पर डेंगू के बारे में पूछा गया, लेकिन हम लोग मलेरिया वलेरिया सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं, इसका उत्तर पहले जान लेते हैं। जो डेंगू होता है एनाफिलिस से, देखिए एनाफिलिस से होता है मलेरिया, यानी कि वाहक जो पूछा गया है कौन फैलाता है, तो एनाफिलिस जो होता है वो मलेरिया का वाहक होता है। एडिस जो होता है डेंगू का वाहक होता है। क्यूलेक्स जो होता है ये हाथिया पाँव का वाहक होता है। जो हाथिया पाँव रोग होता है जिसमें पैर सूजकर मोटा हो जाता है, जिसको फाइलेरिया बोलते हैं या फाइलेरियासिस बोलते हैं, है ना, इसका वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर। अब धीरे धीरे डिस्कस करते हैं कुछ रोगों पर जो इनसे संबंधित हैं, जिसमें पहले डिस्कस कर रहे हैं हम मलेरिया पर। तो मलेरिया होता क्या है, मलेरिया रोग, तो यह जो रोग होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, जिसे हम, और जो कि द्वितीयक पोषक होती है ना। तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर द्वितीयक पोषक है, और इसका पूछता अगर आपसे है कि प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक कौन होता है, तो मनुष्य होता है। तो प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है और द्वितीयक पोषक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। जब ये मादा रक्तपान करेगी यानी रक्त का सेवन करेगी, तो सेवन करते समय प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइट्स को रुधिर में लार के साथ प्रवेश करा देती है। और जब ये लार के साथ प्रवेश कर जाते हैं स्पोरोजोइट्स, प्लाज्मोडियम की विकसित अवस्था को हम बोलते हैं स्पोरोजोइट्स, जो अधिक संक्रामक होती है, इस अवस्था में रोग फैलाती है। तो अगर पूछे आपसे कि प्लाज्मोडियम, ये पूछे कि मलेरिया रोग किस का कारक कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से क्या है, प्रोटोजोआ है। फैलाता कौन है, तो एनाफिलीज मच्छर। अब मलेरिया रोग के लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षण हैं कंपकपी होगी, तीव्र ज्वर रहेगा, और आरबीसी धीरे धीरे नष्ट होगी, और आरबीसी के नष्ट होते रहने से शरीर पीला पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोफिलॉक्सिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि रोकथाम और उपचार की। तो इसमें देखिए ट्राउन और मिनोज प्रजाति की मछलियाँ होती हैं जो इनके अंडे और लार्वे को खा जाती हैं। यानी जिस नाले में मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर के या किसी मच्छर के अंडे और लार्वे रहते हैं, उनमें अगर उन मछलियों को छोड़ दिया जाता है, ट्राउन और मिनोज प्रजाति की मछलियों को, तो ये जा करके मच्छर के अंडे और लार्वे को क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं, खा जाती हैं। कुनैन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, जिसको मलेरिया के उपचार में उपयोग किया जाता है। बाकी कुछ एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं, कैमोक्विन, क्लोरोक्विन, बेसोक्विन, एमक्विन, मेबुलिन, टेरेप्रिम, एंटीब्राइम। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो बड़े से बड़े प्रश्नों का, अंततः प्रश्नों का उत्तर हम हल कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आप उनमें से वही लिखेंगे जितना आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रोकथाम उपचार, हो गया, औषधियाँ हो गई। अब मलेरिया का प्रकार भी पेपर में पूछता है, तो मलेरिया का प्रकार पढ़ लेते हैं आप। मलेरिया के प्रकार, तो जो मलेरिया होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का, वैसे तो 6 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार का। तृतीयक मलेरिया जो होता है ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, इसमें जो बुखार होता है प्रति 48 घंटे बाद आता है। चतुर्थक मलेरिया जो होता है ये होता है प्लाज्मोडियम मलेरी से, इसमें बुखार जो होता है प्रति 72 घंटे बाद आता है। मंद तृतीयक मलेरिया ये होता है प्लाज्मोडियम ओवेल से, और इसमें बुखार जो होता है 48 घंटे बाद आता है। चौथा है प्रणासी या घातक मलेरिया, ये सबसे नुकसानदेह होता है, मृत्युजनक भी होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम से होता है, इसमें बुखार जो होता है लगातार बना रहता है, और ये मृत्युजनक भी होता है। कभी कभी आपसे इस प्रश्न को घुमाकर पूछ देता है कि प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियों का नाम लिखिए और उनसे होने वाले मलेरिया का प्रकार भी लिखिए। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम की प्रजातियाँ हो गई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, ये सभी क्या हो गई, प्रजातियाँ हो गई, और इनसे होने वाला मलेरिया भी हो गया। तो मलेरिया से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर है डेंगू बुखार, जिसके बारे में पूछा गया था, रीढ़ की हड्डी वाला बुखार। तो
तो जो डेंगू बुखार होता है इसमें देखा जाए तो ये होता है डेंगू वायरस से। इसका वाहक कौन होता है? तो मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर होती है। ठीक। अब डेंगू के लक्षण क्या होते हैं? तो बुखार बहुत तेज रहेगा, सिर दर्द तेज रहेगा और पेशियों और संधियों में दर्द होगा। पेशियों में, मांसपेशियों में और जोड़ों में क्या होगा? दर्द होगा। भूख नहीं लगेगी, जी मिचलाएगा, वमन माने उल्टी होगी। अब इसके रोकथाम उपचार की भी बात कर लेते हैं। तो रोकथाम उपचार में देखा जाए तो जहाँ पर भी गंदा होगा, गंदगी पानी होगी इकट्ठा होगा, नाला वाला पानी इकट्ठा होगा, अगर वो आसपास गांव के हैं तो उसमें कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो मच्छर उच्छर सब मर जाएं और पानी को जमा होने से रोकने चाहिए। और साथ ही साथ इससे कोई वो खास औषधि नहीं बनी है, फिर भी यहाँ पर पैरासीटामॉल, एस्प्रिन आदि औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। जांच की बात करें तो एलिसा टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि डेंगू है कि नहीं है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट रोग आपका है फीलपाँव या हाथी पाँव, या इसी को बोलते हैं फाइलेरियसिस या फाइलेरिया। इसी का एक और नाम होता है एथलीट फुट। ये जो रोग होता है बुचेरिया बैंक्राप्टाई नामक कृमि से होता है, हेलमिंथेस से होता है। और क्यूलेक्स जो मच्छर होता है ये जब ये काटता है तो ये फैलाता है, यानी क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है। लक्षण क्या है इसके फीलपाँव के? तो बुखार रहेगा, यकृत, प्लीहा, अंडकोश और पैर आदि सूज जाएंगे, सूज कर मोटे हो जाएंगे और पैर में झुंझुलाहट उत्पन्न होगी। रोकथाम कैसे करेंगे? तो टेट्राजीन और आर्सेनिक के यौगिकों का उपयोग करना चाहिए और आसपास गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ये सभी क्या है? रोकथाम और उपचार हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन घ है ना। घ में पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। ठीक है, और ऑप्शन दिया गया है पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, लाइगेज। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? एंडोन्यूक्लिएज जाएगा आपका आंसर। डीएनए को कौन सा एंजाइम? तो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है, काटने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पॉलीमरेज, एक्सोन्यूक्लिएज, लाइगेज और एंडोन्यूक्लिएज हर सब पे लिखेंगे, सब पर डिस्कस करेंगे ताकि उन पर टिप्पणी अगर आता है पेपर में तो आपको दिक्कतें न हों। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से पहला है पॉलीमरेज एंजाइम। जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है न्यूक्लिक अम्ल की लंबी श्रृंखलाओं को संश्लेषित करने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है, यानी पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल की लंबी श्रृंखलाओं को संश्लेषित मतलब निर्माण करने वाले एंजाइम होते हैं। ये डीएनए एवं आरएनए पॉलीमर के संश्लेषण को भी प्रेरित करते हैं। तो इस पर देखिए जब भी टिप्पणी आता है तो इतना ही लिखना रहेगा आप लोगों को। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपका ये हो जाता है एंडोन्यूक्लिएज। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यही है पेपर की दृष्टि से। कभी कभी इस पर टिप्पणी आता है तो एंडोन्यूक्लिएज या शॉर्ट में इसको बोलते हैं आरई यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसी को बोलते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आणविक कैंची, रासायनिक चाकू, आणविक चाकू, ये इन सारे वर्डों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटा जा सकता है और इसीलिए इसको आणविक कैंची या रासायनिक चाकू कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो प्रतिबंध एंजाइम होता है इसकी खोज स्मिथ के द्वारा किया गया था। और किससे किया गया था? तो जीवाणु से। कौन से जीवाणु से? तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु से किया गया था और इसका नाम रख दिया गया था हाइंड सेकेंड। ठीक, लेकिन आरी के किरवाने में तो अलग से प्रश्न बनता है कि आरी के यानी कि आरी मतलब क्या है? एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, चाहे जितना नाम दिया गया कौन नाम उपयोग कर सकते हैं। उसके सही तरीके से क्रिया करने के लिए मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। तीसरा जो था इसमें ऑप्शन क्या था? एक्सोन्यूक्लिएज था। ठीक है, एक्सोन्यूक्लिएज इसमें देख लेते हैं कुछ इसके बारे में भी। तो जो एक्सोन्यूक्लिएज होते हैं ये डीएनए को केवल एक छोर से यानी एक किनारे से क्या करते हैं? पृथक करते हैं। लाइगेज एंजाइम जो होते हैं दो अणुओं को जोड़ने का काम करता है। डीएनए के दो अणुओं को, चाहे न्यूक्लियोटाइड के दो अणुओं को जोड़ने का काम करता है ना। जैसे डीएनए लाइगेज जो होता है फास्फोडाइस्टर बंध बना करके डीएनए के दो अणुओं को जोड़ता है। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज जो एंजाइम होता है ये डीएनए के दोनों, देखिए हेलिकेज लिखा है, हेलिकेज मतलब कि हेलिकल को तोड़ना, माने जो ऐंठन होता है डीएनए का उसको तोड़ना।
तो डीएनए के दोनों रज्जुकों यानी कि दोनों जो सूत्र होते हैं उनको पृथक करने का कार्य करता है लीकेज एंजाइम। और जब पृथक किया जाता है तो जो खिंचाव तनाव उत्पन्न होता है उस तनाव को दूर करने का कार्य करता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। तो उतना गहराई तो प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी तो ये तो ऑप्शन वाले प्रश्न थे 4 ठो क ख ग घ। अब चलते हैं 1 नंबर वाले प्रश्न यानी कि दूसरा वाला। अब इसका दूसरा का हम प्रश्न पहला हल करते हैं। इसमें पहला का क क्वेश्चन दिया गया, पहला में कई ठो दिया गया, इसमें क है। तो क में कहा गया शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के बस नाम लिखने के लिए पूछा गया है। ठीक है, यानी कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखे। तो इसमें हम शुक्राणु से संबंधित जितने प्रश्न आते हैं उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, पहले देख लेते हैं। तो वृषण की शुक्रजन नलिका में निर्माण होता है। अब जो वृषण की शुक्रजन नलिका होती है इसमें कई कोशिकाएं होती हैं, है ना। वृषण में या वृषण की शुक्रजन नलिका में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं शुक्राणुजनन कोशिका पहली कोशिका होती है, दूसरी कोशिका होती है सर्टोली कोशिकाएं, इसी को बोलते हैं नर्स कोशिकाएं, और तीसरी कोशिका होती है अंतराली कोशिका या फिर लीडिंग कोशिकाएं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं शुक्रजन कोशिका पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला हम लोग करते हैं शुक्राणुजनन कोशिका पे। ये पहली कोशिका होती है वृषण की यानी शुक्रजन नलिका में। तो ये जो होती है नरजनिक कोशिकाएं होती हैं और इन्हीं में यानी शुक्राणुजनन कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। तो पेपर में अगर आता है कि शुक्राणुजनन या शुक्रजनन किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि शुक्रजन नलिका की या फिर नरजनिक कोशिकाओं में कह सकते हैं डायरेक्टली, या यहाँ से भी कह सकते हैं कि शुक्रजन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट है सर्टोली कोशिकाएं या इसी को हम बोलते हैं नर्स कोशिकाएं। तो जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं यह पिरामिड के आकार की होती हैं जो बनते हुए नर युग्मक को यानी शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। तब उत्तर तो इसका मिल ही गया होगा। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो कौन सी कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है? सर्टोली कोशिका। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं नर्स कोशिका। तो सर्टोली कोशिका पर टिप्पणी अगर लिख लेंगे आप लोग कि यह पिरामिड के आकार की होती हैं जो बनते हुए नर युग्मक यानी शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं और मरे हुए शुक्राणु का भक्षण करती हैं। सर्टोली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन यानी सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन के निर्माण को प्रेरित करती हैं और साथ ही साथ इनहिबिन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। जैसे में एफएसएच को कंट्रोल करना, जो एफएसएच होता है ये शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है। तो इतना डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, बस यहीं तक याद रखिएगा आप लोग सर्टोली कोशिकाओं में। और ये जो है नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इस पर टिप्पणी कई बार पूछा गया है, अंतराली कोशिका या फिर लीडिंग कोशिका। तो अंतराली कोशिका एंड लीडिंग जो कोशिकाएं होती हैं इन पर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है। तो शुक्रजन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश माने कि रिक्त स्थान होता है और इसी में छोटी छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जिन्हें अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है या लीडिंग कोशिकाएं कहा जाता है। यह एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह नर जनन अंगों के विकास एवं शुक्राणु के परिपक्वन में सहायक होता है। ठीक है, तो अंतराली कोशिकाओं में जैसे देखिए नंबर के हिसाब से लिखना है। हम कह रहे हैं कि आपसे कि हम मैक्सिमम डिस्कशन करेंगे यानी कि जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको, लेकिन जैसा नंबर आपको क्वेश्चन के सामने रहेगा उसके हिसाब से आपको लिखना रहेगा। तो हम मैक्सिमम पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आप मिनिमम उसमें से कम कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ख। देखिए ख में क्या पूछा गया है, दूसरा के में पहला ख में कि एमटीपी और जेडआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। अब यहाँ पर एमटीपी जेडआईएफटी नहीं बल्कि एमटीपी संबंधित प्रश्न कौन कौन से आते हैं और जेडआईएफटी संबंधित कौन से प्रश्न आते हैं सब पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हम पर डिस्कस करते हैं एमटीपी पर। एमटीपी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कभी कभी फुल फॉर्म भी आता है। तो मेडिकल
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। शॉर्ट में बोलते हैं एमटीपी और हिंदी में बोलते हैं चिकित्सकीय सगर्भता समापन। तो इसमें क्या होता है कि गर्भकाल पूर्ण होने से पहले अनचाहे गर्भ को स्वैच्छिक समापन की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं एमटीपी। इसका एक और नाम होता है उत्प्रेरित गर्भपात, यानी कि इसे उत्प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। यानी कि देखिए अब इसका होता क्या है, ऐसा क्यों करते हैं ये भी देख लेते हैं। समझ में आ गया ना कि गर्भकाल माने जो स्त्री का गर्भकाल होता है पूर्ण होने से पहले ही, और जो बालक रहेगा उसका पूरा गर्भकाल पूरा होने से पहले ही उसको गर्भ में क्या कर देता है, नष्ट कर दिया जाता है ना। इसी को एबॉर्शन बोलते हैं, यही एबॉर्शन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं आगे कि और भी क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं और क्यों ऐसा किया जाता है। तो जो एमटीपी है, इस एमटीपी का मुख्य उद्देश्य होता है अनचाहे गर्भ का समापन करना, जो असुरक्षित यौन संबंधों से या गर्भ निरोधक गोलियों की असफलता से या बलात्कार किसी स्त्री का हो चुका है या गर्भाशय में जो पलने वाला शिशु है उसमें कोई रोग उत्पन्न हो गया जिसके कारण माता को भी खतरा है और उस बच्चे को भी खतरा है, दोनों की जान पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इस दशा में उस भ्रूण को इस गर्भाशय अवस्था में ही नष्ट करना पड़ता है ना। यानी कि जब ये देखिए एमटीपी क्यों आवश्यक होता है, जब असुरक्षित यौन संबंध किया जाए या गर्भ निरोधक गोलियां खाई जाएं और वो काम न करें, असफल हो जाएं तब, या किसी स्त्री का लड़की का बलात्कार हो चुका है तो उस अवस्था में, या गर्भाशय में जो शिशु पल रही है उस शिशु को ऐसा रोग उत्पन्न हो गया है जिससे माता को भी खतरा है, उस बालक को भी खतरा है, तो उस अवस्था में गर्भपात कराना यानी कि ये एमटीपी कराना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, और बाकी इससे कोई खास प्रश्न नहीं बनता है, फिर भी कुछ बता देते हैं इसके बारे में कि जो स्त्री गर्भधारण के 3 माह पूर्व एमटीपी के लिए जो समय होता है सही माना जाता है। इससे अगर बाद यानी गर्भधारण जब करती है स्त्री और 3 महीने के अंदर में अगर उसका गर्भपात जाता है, अबॉर्शन हो जाता है तो उसके लिए सही रहेगा। अगर उससे अधिक समय अगर यानी कि 3 महीने से पार जाता है और तब कोई अगर अबॉर्शन कराती है स्त्री, गर्भपात कराती है, तो उस अवस्था में उससे खतरा उत्पन्न हो सकता है उसके शरीर पर। यहाँ पर देखिए बार बार गर्भपात भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे स्त्री के स्वास्थ्य जो होता है बहुत कमज़ोर बनता जाता है और अंत में उसको अनेक रोगों का शिकार होना पड़ता है। लेकिन ये जो है इसका बहुत गलत उपयोग होने लगा था, जिसके कारण से भारत सरकार ने 1931 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया है, इसको रोक लगा दिया गया है और इसे गैर कानूनी साबित कर दिया है। यानी कि मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इसको रोक लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें होता क्या था कि जब इससे पता लग जाता था कि जो गर्भ में संतान है वो स्त्री है कि यानी कि नर है कि मादा है, तो लोग मादा जानने पर यानी लड़की जानने पर उसको मार देते गर्भ में ही। इसलिए इसको मादा भ्रूण हत्या के नाम से रोक लगा दिया गया है। अब इसमें देखिए जनन में और कौन सी प्रौद्योगिकियां हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सहायक जनन प्रौद्योगिकी माने कि जो भी दंपति ऐसे हैं जो संतान उत्पन्न करने में असक्षम है ना, फिर भी चाहते हैं संतान हमारी हो, तो उनके लिए जो तकनीक का उपयोग करते हैं उनको हम बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। यानी कि बंद जो दंपति होते हैं, बंद स्त्रियों में संतान उत्पन्न करने हेतु जो तकनीकी उपयोग की जाती है उसी को बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसमें बहुत सारी विधियाँ आती हैं जिनकी विधियों को हम पढ़ते हैं। तो पहली विधि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ZIFT। ZIFT का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफालोपियन ट्रांसफर, हिंदी में बोलते हैं युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। ठीक, उसी प्रकार दूसरा भी होता है ZIFT और GIFT। तो GIFT में क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ जाइगोट है वहाँ पर क्या हो जाएगा, गैमिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी I का इंटरा हो जाएगा, F का फैलोपियन हो जाएगा, T का ट्रांसफर हो जाएगा, वही सेम चीज रहेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, जाइगोट को युग्मनज बोलते हैं, गैमिट को बोलते हैं युग्मक, है ना। तो इसका हिंदी में क्या था, युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, जी से गैमिट हो जाएगा यानी कि युग्मक हो जाएगा। तो युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो जिन स्त्रियों में अंडाणु नहीं बनता है परंतु निषेचन एवं
आगे के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती हैं, उनके लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं। इसमें करते क्या हैं कि दाता स्त्री से माने किसी अन्य स्त्री से अंडाणु को लेकर के उस स्त्री यानी कि जिस स्त्री में गड़बड़ी कारण ये अंडाणु नहीं बनता था, उसके अंदर अंडवाहिनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये लिखा है कि जिनमें अंडाणु नहीं बनता है परंतु आगे की जो प्रक्रिया वो हो सकती है ना? तो उसमें क्या करते हैं, किसी अन्य स्त्री से अंडाणु को लेकर के उस माता के अंडवाहिनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आईवीएफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका बनता है क्वेश्चन आईवीएफ से। तो जो आईवीएफ होता है इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंतःपात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रजनली शिशु। यानी कि जिन स्त्रियों में गर्भधारण नहीं होता है उनके अंडाणु और शुक्राणु को लेकर के प्रयोगशाला में एक प्रजनली में निषेचन कराते हैं और निषेचन कराने के बाद उस स्त्री के गर्भ में आरोपित कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आईसीएससी। आईसीएससी जो है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, या इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, है ना। यानी कि ये पुरुषों में जब शुक्राणु का अभाव होता है या शुक्राणु जो होते हैं असक्षम होते हैं तो उस दशा में लैब में भ्रूण बनने की प्रक्रिया में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित करा देते हैं। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं आईसीएससी। और नेक्स्ट है होस्ट मदरिंग। ये है नेक्स्ट परपोषी मातृत्वता, सारगेट माँ या धात्रे माता। ये जो है यानी कि जिन स्त्रियों में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है परंतु उसका परिवर्धन नहीं, जिन स्त्रियों में भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण बनता है लेकिन उसके आगे का जो प्रक्रिया होती है, उसके विकास की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं हो पाती है, उन स्त्रियों के लिए क्या करते हैं, इस तकनीक का उपयोग करते हैं। तो इसमें करते क्या है कि उस स्त्री में भ्रूण तो बन जाएगा लेकिन भ्रूण के आगे का प्रक्रिया नहीं होगी, तो भ्रूण निकाल करके और किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है। तो जिस अन्य स्त्री में आरोपित कर दिया जाएगा उसको धात्रे माता बोलते हैं या उसी को बोलते हैं सारोगेट माता या परपोषी मातृत्वता बोलते हैं। अब वो स्त्री क्या करेगी, उस भ्रूण का जब तक बाल्यावस्था में जन्म न हो जाए, माने बालक बन करके पूरा जन्म न हो जाए, तब तक अपने गर्भाशय में पालन पोषण करेगी। और जब जन्म होगी तो जिस माता से भ्रूण ली थी उसको उसी माता को फिर क्या करेगी, उस बालक को दे देगी। ठीक है। अब यहाँ पर ग क्वेश्चन है। ग में पूछा गया है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो आनुवंशिकता की इकाई अगर पूछता है तो देखिए, पूछता है आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो डीएनए होता है। आनुवंशिक इकाई किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे आप लोग जीन को। ठीक है ना। और जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किया था। और जीन होता क्या है कि डीएनए के वह क्रियाशील खंड जिन पर किसी भी प्रकार के प्रोटीन के लिए सूचनाएं निहित रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आनुवंशिक कूट में कितने प्रकूट या कितने कोडान होते हैं या कितने त्रिक होते हैं, ये पूछा गया है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इस पर डिस्कस करेंगे बढ़िया से। तो जो आनुवंशिक कूट पर टिप्पणी आता है या जेनेटिक कोड पर टिप्पणी आता है पेपर में, तो आनुवंशिक कोड की खोज कई लोगों ने मिलकर किया था, जिसमें नाम आता है जेज मथाई का, एस ओकावा का, हाली का, खुराना का, निरनबर्ग का। लेकिन मुख्य रूप से अगर नाम आएगा किसने खोज किया था, तो निरनबर्ग और मैथाई। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए, तो आनुवंशिक कोड पहले पूछता है क्या होता है, तो बताएंगे किसकी खोज जेच मथाई, एस ओकावा, हाली, खुराना और निरनबर्ग ने की थी। इतना अगर नाम नहीं आएगा, आपको याद नहीं रहेगा, तो सीधा याद रखिएगा किसकी खोज निरनबर्ग और मैथाई ने की थी। ठीक है। अब आनुवंशिक कोड होता क्या है, तो नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम, माने कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं एडीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उन्हीं की बात हो रही है। तो नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना निहित रहती है, मतलब कि उपस्थित रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड कहते हैं। और आनुवंशिक संकेत प्रणाली में कुल 64 प्रकूट यानी 64 कूट हैं। यही आपका आंसर था, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर यही है, 64। और इसमें एयूजी और जीयूजी यानी कि एडनिन, यूरेसिल और ग्वानिन है। ठीक है ना। तो एयूजी और जीयूजी जो होते हैं इनको प्रारंभिक कूट बोलते हैं
और AUG, UGA, UAG समापन कूट कहलाता है। इसको कैसे याद रखते हैं? तो आउग गाउग, AUG, GUG, आउग गाउग जो होते हैं प्रारंभिक कूट हैं, और उआ उगा उआग, उआ उगा उआग जो है समापन कूट है। और आनुवंशिक प्रकूट का जो शब्दकोश था इसको तैयार किया था खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वाले का ये भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इसमें अंगा है। अंगम क्या पूछा गया है? वाहित मल क्या है? ठीक है, ये भी ठीक ठाक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो वाहित मल पर टिप्पणी लिखते हम लोग हैं। वाहित मल में देखिए, वाहित माने बहने वाला, मल माने गंदगी यानी बहती हुई गंदगी। तो प्रतिदिन महासागरों लिखा है यहाँ पर, महासागरों, शहरों एवं कस्बों में अपशिष्ट जल यानी व्यर्थ जल, बेकार जल का बहुत बड़ी मात्रा में प्रवाह होता रहता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, कूड़ा करकट, मरे हुए पौधे, जंतु आदि के भाग पाए जाते हैं। और इस अपशिष्ट जल को हम क्या कहते हैं? वाहित मल कहते हैं। वाहित मल का उपचार से भी प्रश्न बनता है, यानी कि जो वाहित मल है उसको उपचारित करने के बाद ही जो जल स्रोत हैं, जैसे तालाब हो गए, नदियाँ हो गई, इन सब में जब तक वाहित मल को उपचारित न कर ले जाए तब तक इन स्रोतों में इस जल को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके अगर जो वाहित मल है उसका हम डायरेक्ट अगर किसी जल स्रोत में या जलाशय में छोड़ते हैं तो उस जल में BOD की डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, और साथ ही मछलियाँ और जो अन्य जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अतः वाहित मल के उपचार करने के बाद ही जलाशयों में उसको प्रवाहित करना चाहिए। तो वाहित मल का जो उपचार है वो 3 चरणों में पूर्ण होता है। जो पहला प्राथमिक उपचार, इसको हम बोलते हैं भौतिक उपचार। इसमें क्या करते हैं कि वाहित मल में जो गंदगियाँ तैर रही होती हैं उनको बड़े से छलनी से पहले छान लिया जाता है, और छानने के बाद उसको कुछ देर तक ले छोड़ दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ताकि उसमें और भी जो अन्य कण हैं वो नीचे बैठ जाएं। और फिर शेष जल को द्वितीयक उपचार के हेतु अन्य टैंक में प्रवाहित किया जाता है। जो द्वितीयक उपचार इसको बोलते हैं जैविक उपचार। इसमें क्या करते हैं, द्वितीयक उपचार में बड़े बड़े टैंक होते हैं, उस टैंक में इस जल को, यानी जो प्राथमिक उपचार द्वारा जो टैंक जो प्राप्त हुआ जल है उस जल को फिर बड़े से टैंक में द्वितीयक उपचार के लिए लेकर जाएंगे, प्रवाहित करेंगे, और उस टैंक में उचित मात्रा में ऑक्सीजन प्रवाहित की जाएगी, और सूक्ष्म जीवों द्वारा उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनका अपघटन किया जाएगा। अपघटन के बाद बहुत सारी गैसें निकलेंगी जिनको जैव गैस यानी बायोगैस के रूप में उपयोग किया लिया जाएगा, और साथ ही जो कचरा बचेगा नीचे उनको जैविक खाद बनाने में उपयोग कर लिया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों का महत्व पूछ देता है ना इसके उपचार में। तो वही है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या करते हैं कि जो वाहित मल में अपशिष्ट पदार्थ है उनका अपघटन होता है। अपघटन होने से जो व्यर्थ गैसें होती हैं वो निकलती हैं, मुक्त होती हैं, जिसको बायोगैस के रूप में उपयोग कर लिया जाता है, और साथ ही जो कचरा उत्पन्न होता है नीचे जम जाता है ना, अपंक उसको बोलते हैं, और उसी का उपयोग कर लेते हैं जैविक खाद के निर्माण में। और नेक्स्ट है तृतीयक उपचार, इसको हम बोलते हैं रासायनिक उपचार। इसमें क्या करते हैं कि जो द्वितीयक उपचार से प्राप्त जो शेष जल होगा उसको तृतीयक उपचार के लिए अन्य टैंक में ले जाएंगे, और उस टैंक में ले जा करके उसमें क्लोरीन गैस मिला करके उसका सेडिमेंटेशन किया जाता है, यानी कि जितने भी गंदगियाँ होती हैं उनको नष्ट कर लिया जाता है, और जो फालतू सूक्ष्मजीव होते हैं उनको नष्ट कर लिया जाता है, और फिर तब जा करके ये पूरा जल उपचारित हो जाता है। उपचार हो गया, उपचारित होने के बाद तब जाकर इसको जल स्रोतों में छोड़ा जाता है, और साथ ही इस जल का उपयोग जो सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनकी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट, तीसरा का दूसरा, चला आगे का। और चलते तीसरा पे। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क पूछा गया है। क पूछा गया अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अफीम जो है ये टॉपिक है नशीले पदार्थों से। और नशीले पदार्थों में कौन कौन से टॉपिक आपको बनते हैं प्रश्न के रूप में, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला हम डिस्कस करेंगे व्यसन पे। व्यसन जो होता है, पूछता है व्यसन पर टिप्पणी लिखने के लिए। तो व्यसन शरीर की वह स्थिति होती है
जिसमें शरीर को किसी भी छोटे सामान्य कार्य के लिए किसी पदार्थ यानी मादक पदार्थ की बात हो रही है, यहाँ पर नशीले पदार्थ की बात हो रही है, का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है तथा व्यक्ति उन पर निर्भर हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं गाँव में कोई छोटा भी कार्य करना रहता है तो लोग शराब पीकर कार्य करते हैं, चाहे कहते हैं दे दे शिष्या तो वो जी तुर कमुआ, है ना। तो इस तरह इसका उपयोग, तो इसी को हम बोलते हैं व्यसन। तो व्यसन जो होती है शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर को सामान्य कार्यों के लिए किसी पदार्थ का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है तथा व्यक्ति उन पर निर्भर हो जाता है, जैसे में अल्कोहल, नशीले पदार्थ। और इस स्थिति में मनुष्य जरूरत माने आवश्यक न होते हुए भी इन पदार्थों की आवश्यकता महसूस करता है और इनके बिना अपने आप को अधूरा और बेचैन महसूस करता है। वो है ना, छोटा भी कार्य करना रहेगा, अगर आवश्यकता नहीं भी रहेगी उस मादक पदार्थ को लेने की, तब वो कहेगा कि लिया आप पहले मार लें, है ना, तब काम हुई। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट इसी में से टॉपिक आता है निर्भरता। निर्भरता क्या होता है? तो निर्भरता का मतलब ये भी क्या है, शरीर की स्थिति है। तो शरीर की ऐसी स्थिति होती है जिसमें नशीले पदार्थों की मात्रा अगर अचानक बंद कर दी जाए तो उस व्यक्ति के अंदर अप्रिय माने कि बेकार और विशिष्ट लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे चिंता, बेचैनी, तेज पसीना आना, शरीर कांपना, दुर्बलता, गला सूखना, अनिद्रा, तनाव आदि, ये सब हो जाएगा। अब यहाँ पर नस्लीय औषधियों का वर्ग हम लोग देख लेते हैं। नस्लीय औषधियों का वर्ग कौन कौन सा होता है और उसमें कौन कौन से नशीले पदार्थ आते हैं किस वर्ग में। तो सबसे पहला वर्ग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अवसादन। ठीक है, अवसादन पहले डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अवसादन क्या होता है? तो इसको बोलते हैं डिप्रेजेंट, यानी कि ये जो होता है नारकोटिक दर्द निवारक औषधियों का वर्ग है, समूह है। नारकोटिक मतलब होता है कि जो निद्रा अवस्था में, जिसके सेवन करने के बाद पहले नींद आए फिर दर्द का निवारण हो। ठीक है, तो अवसादन जो होता है वह नारकोटिक दर्द निवारक औषधियों का वर्ग होता है। जैसे एग्जाम्पल में अफीम हो गया, मार्फिन हो गया, हीरोइन हो गया। इनके सेवन से दर्द से मुक्ति होती है, चिंता भी से भी राहत होती है, श्वसन दर कम होती है, बीपी कम होता है, तनाव से कम करते हैं। ठीक है, और इनके सेवन से निद्रा व सुस्ती आती है। इसमें कौन कौन आता है? तो पहले हम शुरू करते हैं ओपियोइड्स। ओपियोइड्स पर टिप्पणी कई बार पूछा गया है कि ओपियोइड्स पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ओपियोइड्स जो होते हैं ये अफीम के लेटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम की बात किया गया था कि अफीम क्या है, तो आप यही लिखेंगे, है ना। अफीम में जो लिखना था वो ओपियोइड्स वाला ही पार्ट लिखना रहेगा आपको। तो ये अफीम यानी पेपेवर सोमनिफेरम के लेटेक्स से प्राप्त, अफीम का साइंटिफिक नेम होता है पेपेवर सोमनिफेरम, के लेटेक्स से प्राप्त होते हैं और इसे मार्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे सामान्यतः स्मैक या हीरोइन के नाम से जाना जाता है और ये हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है या कुप्रभाव क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो ये निश्चेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। निश्चेतक तथा दर्द निवारक के रूप में कार्य करता है, यानी कि पहले बेहोश करेगा उसके बाद दर्द को दूर करेगा। और ये जो होते हैं पाचन तंत्र एवं सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता को धीमा कर देते हैं। ये पहला था। दूसरा है कैनाबिनोइड्स। जो कैनाबिनोइड्स होता है इसे कैनाबिस सैटाइवा यानी कि जो भांग होता है, इस भांग के पुष्पक्रम, शीर्ष व पत्ती के रेजिन माने पत्ती का जो रस होगा उस रस से प्राप्त किया जाता है और इसको सामान्यतः चरस, हशीश या गांजा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है, इसका सेवन से क्या नुकसान होता है, क्या कुप्रभाव होता है? तो ये रुधिर परिसंचरण तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब कोका या एल्कलाइड या कोकीन पर भी टिप्पणी आता है कभी कभी, तो देख लेते हैं कि कोका क्या होता है, कोकीन क्या होता है। तो कोकीन, इसे अफ्रीकी पादप, प्रश्न पूछता है कैसे कहाँ से प्राप्त होता है कोकीन, तो लिखेंगे इसे अफ्रीकी पादप इरिथ्रोजाइलान कोका से प्राप्त किया जाता है। यह एक उद्दीपक है, स्टिमुलेंट है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित कर देता है, उद्दीपित करके कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। इसके सांस के साथ मतलब जो सांस लेते हैं हम लोग हैं इससे खींचते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है, तो शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करेगा इसके सेवन करने से, है ना, शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होगी, सुख का आभास होगा और स्फूर्ति पैदा होगी।
ठीक है। लेकिन अगर वही अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो भ्रमित हो जाएंगे, विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। धतूरा बेलाडोना, धतूरा बेलाडोना से कोई खास प्रश्न नहीं आता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। धतूरा बेलाडोना, धतूरा जो होता है, धतूरा स्ट्रामोनियम के बीज का सेवन करते हैं नशे के रूप में। और जो बेलाडोना होता है इसको बोलते हैं एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना का संपूर्ण भाग जो होता है नशे के रूप में उपयोग करते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है सेवन से, तो विभ्रम उत्पन्न हो जाता है, साथ ही अगर अधिक सेवन कर लेते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तंबाकू, तंबाकू पर टिप्पणी कई बार पूछा गया है पेपर में, कुप्रभाव पर भी कई बार चर्चाएं की गई हैं। तो तंबाकू की अगर बात करते हैं, हल्का छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जो तंबाकू होता है इसका प्रयोग सर्वप्रथम रेड इंडियन द्वारा किया गया था अमेरिका में। तो तंबाकू जो होता है निकोटियाना टोबैकुम नामक पत्ती से, पौधे की पत्ती से प्राप्त किया जाता है ना। जो तंबाकू होता है वो निकोटियाना टोबैकुम नामक पौधे की पत्ती से प्राप्त किया जाता है। और इस तंबाकू में निकोटीन नामक एल्कलॉइड होता है जिसके कारण नशा होता है। 31 मई को विश्व तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। तो जो निकोटीन है वो कॉफ़ी में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। निकोटीन नामक जो एल्कलॉइड होता है वो कॉफ़ी में और तंबाकू दोनों में पाया जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है, इसका कुप्रभाव या प्रभाव पूछे ही रहेगा, दुष्प्रभाव पूछे तब भी यही रहेगा। तो आदेवरिक ग्रंथ यानी कि एड्रीनल ग्लैंड को ये उद्दीपित करता है, एक्टिवेट करता है, जिसके कारण उत्तेजना उत्पन्न होती है, बीपी बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, हृदय स्पंदन दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर इसका अधिक सेवन करते हैं तो दमा रोग उत्पन्न हो जाता है, तपेदिक यानी टीबी हो जाता है ना। तपेदिक क्षय रोग उसको बोलते हैं, क्षय रोग हो जाता है। और टीबी वही, और गले और मुंह में और फेफड़े का कैंसर उत्पन्न हो जाता है। तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में। इस रोग को बोलते हैं हाइपोक्सिया। ये शराब है, एल्कोहल, इस पर भी टिप्पणी आया है कई बार का, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। शराब जो होता है एल्कोहल यानी किण्वन द्वारा प्राप्त की जाती है। बियर में एल्कोहल की मात्रा 3% होती है, विस्की में 45%, जिन में 40 से 53%, रम में 53% और ब्रांडी में 55% एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। एल्कोहल के सेवन से मानसिक सुख का आभास होता है, लेकिन नशा खत्म होते ही व्यक्ति पर मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, उदासीनता मानी कि एकदम उदासी आ जाती है, शिथिलता एकदम शिथिल शरीर पड़ जाता है, मतलब कि शांत पड़ जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है, तो ज़्यादा सेवन करेंगे तो यकृत में सिरोसिस रोग हो जाता है, यानी कि यकृत सीधे से हम कह सकते हैं कि यकृत क्या होता है, नष्ट हो जाता है। आंतें भी नष्ट हो जाती हैं, इसको हम बोलते हैं आंतों में पेप्टिक अल्सर रोग हो जाता है। अग्नाशय में गैस्ट्राइटिस रोग हो जाता है। और गर्भवती महिलाएं अगर सेवन करती हैं, यानी गर्भ धारण की हैं फिर भी सेवन कर रही हैं अगर एल्कोहल का, तो शिशु जो होगा वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। तो ये पहला वर्ग था अवसाधन, और अवसाधन में इतनी औषधियाँ आई हैं। ठीक है, अब बात करते दूसरी औषधि, दूसरा ग्रुप है। पहला ग्रुप क्या था, अवसाधन था, दर्द निवारक नारकोटिक वाला। और हम लोग पढ़ रहे हैं विभ्रामक। विभ्रामक जो होते हैं, ये औषधियाँ जो होती हैं व्यक्ति के विचारों, भावनाओं एवं ज्ञान को बदल देती हैं। थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको पहले। तो दूसरा वर्ग आपका विभ्रामक आ जाएगा। विभ्रामक जो होती हैं ये औषधियाँ व्यक्ति के विचारों, भावनाओं एवं ज्ञान को बदल देती हैं। वस्तुओं को देखने या सुनने या ध्वनि को सुनने आदि में वास्तविकता नहीं रह जाती है, बल्कि भ्रम हो जाता है। एग्जाम्पल है एलएसडी। एलएसडी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। जो एलएसडी होता है एर्गोट कवक फ्लेविसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त किया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एलएसडी जो होता है अवसाद के रोगियों को, अवसाद और निद्रा के रोगियों को दिया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति उग्र स्वभाव के होते हैं, पागल स्वभाव के होते हैं, ये जब तक जगे रहते हैं, जब तक उनकी आँखें खुल रहती हैं तब तक वो उटपटांग कार्य करते रहते हैं, किसी को मारना पीटना, भागना दौड़ना, है ना, ये सब मैंने उल्टा पुल्टा काम करना, ये सब जो करते हैं उनके लिए इस दवा का उपयोग करते हैं। तो अवसाद व अनिद्रा के रोगियों के लिए इसका उपयोग करते हैं। इनके अधिक सेवन से जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है शिथिल पड़ जाता है। ठीक है, और भी इसमें एग्जाम्पल हैं विभ्रामक के, साइलोसाइबिन रसायन हो जाएंगे, भांग हो जाएंगे। और नशीली औषधियों का तीसरा जो वर्ग आता है सी, जिसको हम बोलते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियाँ।
ये औषधियाँ जो होती हैं जिनके प्रति व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है तथा जिनके न मिलने पर बेचैन हो जाता है, उनको हम बोलते हैं साइकोट्रोपिक औषधियाँ। अब जो नशीले पदार्थ होते हैं, नशीली औषधियाँ होती हैं, उनकी रोकथाम कैसे करेंगे, उनका रोकथाम के क्या उपाय हैं, इसको भी पेपर में पूछा गया है कि नशीली औषधियों से या जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उनके सेवन से रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो पहला है स्वस्थ लालन पालन ना, पहला है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल, यानी कि नशीले जो औषधियाँ हैं उनको कैसे हम रोकथाम करेंगे, उपचार कैसे करेंगे। तो पहले तो है स्वस्थ पालन पोषण, यानी कि जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनका पालन पोषण सही से करना चाहिए, शुरू से ही सही शिक्षा देना चाहिए, उनको सही परामर्श देना चाहिए, और साथ ही माता पिता वो और उनके समकक्षों में उनके समान जो भी व्यक्ति हैं, जैसे कि उनके साथ रहने वाले हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए, बार बार पूछना चाहिए कि कैसा कार्य करता है, कैसे रहता है, सब कुछ देखना चाहिए। साथ ही साथ व्यावसायिक और चिकित्सक भी सहायता लेनी चाहिए, ताकि उनको और कोई व्यक्ति अगर पकड़ ली, हालत लग गई है, तो चिकित्सक के द्वारा उसको दवा के यानी उपचार द्वारा उसको छुड़ाना चाहिए। ठीक है, ये सभी क्या है, थोड़ा सा बना कर लिख सकते हैं इसमें। तो ये अभी हम लोग डिस्कस किए तीसरा का क क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिए। अब ख चलते हैं। तो तीसरा का यहाँ पर ख है ना, ठीक है। ख में पूछा गया है कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग जितने सिंड्रोम हैं, जितने भी अनुवांशिक रोग वाले गुणसूत्र वाले लक्षण हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि से रोग होते हैं। और ज़्यादा ज़्यादा ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपका हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार मतलब होता है गुणसूत्रों में परिवर्तन होने से, यानी कम बेसी होने से जो रोग उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला हम शुरू करेंगे डाउन सिंड्रोम, यानी कि मंगोलियाई जड़ता, जिसका कई नाम होता है। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं डाउन सिंड्रोम, मंगोलियाई जड़ता या मंगोलिज्म। इसमें हर जो पॉइंट है, हर पॉइंट से प्रश्न बनते रहते हैं, तो हर पॉइंट को आप लोग सही से ध्यान देंगे, ताकि जैसे प्रश्न पूछे वैसे आपको उत्तर देने में आसानी हो। तो इसकी खोज किया था लैंगडॉन डाउन ने, इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं, छोड़ दीजिए इसको। आगे इसमें होता क्या है कि जो आप जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 ठो, यानी जोड़े में करेंगे कितना हो जाएगा, 23 जोड़ी। तो अगर 23वीं जोड़ी में कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि असमजात गुणसूत्र पर होने वाला रोग। और अगर 22 जोड़ी के अंदर तक अगर गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि होती है, तो उससे जो रोग उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि समजात रोग बोलेंगे। समझ में आ रहा है। तो देखिए 21वां जोड़ी हो गया। 21वां मतलब क्या है, 23 से पहले आएगा, है ना, यानी कि 22 तक आ जाएगा, 22 के अंदर आ जाएगा। तो 22 के अंदर यानी 22 तक अगर जो गुणसूत्र हैं, 22 जोड़ी तक जो गुणसूत्र हैं और वहाँ तक आता है, रोग उत्पन्न होता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और 23वीं जोड़ी यानी कि लिंग गुणसूत्र में अगर रोग उत्पन्न होता है, उसको बोलेंगे हेट्रोसोमल डिसऑर्डर या फिर लिंग गुणसूत्र पर होने वाला रोग। अब चलते हैं इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, इस पर एकादश उतरता है, इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी, माने कि एगो जो गुणसूत्र होता है वो अधिक हो जाता है। जोड़े में सभी रहते हैं, जोड़े मतलब क्या होता है, 2 होता है, लेकिन इसमें एगो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जिसके अब एगो अधिक हो तो कितना हो जाएगा, कुल तो 46 वही करते हैं, एगो बढ़ गया मतलब कितना, 47 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो 45 + XY, क्योंकि XY और XX ये तो लिंग गुणसूत्र है, ये तो वैसे ही रहेगा। बढ़ किस में रहा है, 21वीं जोड़ी में, यानी कि जो 22 जोड़ी मतलब 44 ठो थे, उसी वाले बीच में ये ठो बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 45 ठो। तो 45 + XY या 45 + XX द्वारा इसको हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसके लक्षण क्या हैं डाउन सिंड्रोम के, तो स्मॉल राउंड हेड, मतलब कोई बहुत छोटा सर रहेगा, गोल रहेगा, जीभ बहुत मोटी रहेगी, मुख आंशिक रूप से खुला रहेगा, माइंड कमज़ोर रहेगा, त्वचा खुरदरी रहेगी, और नर जो होते हैं लगभग ये नर जो होते हैं बंधे रहते हैं, और ये आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लेते हैं। 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। इससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं केवल 6 माह तक ही जीवित रह पाते हैं औसतन, है ना। और इसमें क्या होता है, लक्षण कैसा होता है इसका, तो गर्दन मोटी रहेगी, कद छोटा होता है, मुंह भी छोटा होता है, और साथ ही साथ मानसिक तथा शारीरिक रूप से बच्चे क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं पटाऊ सिंड्रोम। हालांकि पटाऊ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। पटाऊ सिंड्रोम जो होता है, इसमें 13वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, 13वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है।
जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। और इससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं 1 से 3 माह तक ही जीवित रह पाते हैं। इनकी जो नाक होती है चोट जैसी हो जाती है, हृदय और वृक्क जो किडनी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, लगभग नष्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट आपका पूछा गया था उस पर चलते हैं, है ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है ये पुरुषों के लिंग गुस्त्र में, यानी कि जो पुरुषों का लिंग गुस्त्र क्या होता है, XY होता है, ठीक है। तो पुरुषों के लिंग गुस्त्र में एक गुस्त्र क्या होता है, अधिक हो जाता है, एक गुस्त्र क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण एक आदि सूत्रता इसको बोलते हैं। तो एक आदि सूत्रता यानी ट्राइसोमी होने के कारण ये रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें पुरुष के लिंग गुस्त्र में एक एक्स बढ़ जाता है। तो 22 जोड़ी मतलब 44 तो सेम रहेंगे वही सही। बढ़ कहाँ रहा है, 23वां वाली में, क्योंकि 23वीं जोड़ी को हम बोलते हैं लिंग गुस्त्र, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 44 प्लस एक्स एक्स वाई लिखेंगे, या फिर इसको लिखते हैं ए प्लस एक्स एक्स वाई, यानी कुल कितना हो गया, 44 तो वही करता है, आई 45 46 और एगो जो बढ़ जा रहा है एक्स क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका उत्तर जो था 47 था उसमें जो प्रश्न पूछा गया था। तो क्लाइनेफेल्टर में कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फिर से डिस्कस करते हैं इस पर। तो पुरुषों के लिंग गुस्त्र में एक गुस्त्र क्या होता है, अधिक हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति में कुल गुस्त्र संख्या 47 जाती है। दर्शाएंगे इसे 44 प्लस एक्स एक्स वाई से, या फिर ए प्लस एक्स एक्स वाई से। इसमें जो नर होते हैं नपुंसक होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, और साथ ही साथ उस पुरुष में नर और मादा दोनों के लक्षण, छक्का जो होते हैं देखे होंगे आप लोग, है ना। तो नर और मादा दोनों के लक्षण क्या रहेंगे, उसमें विकसित रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे लक्षण को हम बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं टर्नर सिंड्रोम पर। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों के लिंग गुस्त्र में एक न्यून शुद्धता, न्यून माने कमी होता है, माने एक गुस्त्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्त्रियों का लिंग गुस्त्र क्या होता है, एक्स होता है, जो यानी जो 23वां जोड़ी होता है उसको बोलते हैं लिंग गुस्त्र, ठीक है ना। तो स्त्रियों के लिंग गुस्त्र यानी कि एक्स में एक्स होता है, तो एगो एक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्त्रियों के लिंग गुस्त्र में एक न्यून शुद्धता के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। एक माने एगो, न्यून माने कम, यानी एक गुस्त्र क्या हो जाएगा, एक गुस्त्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुल कितना बचा है उसमें, कुल 46 वही करते हैं, कुल 46 होते हैं, एक कम हो गया, कितना होगा, 45, ठीक है। इसको दर्शाएंगे कैसे, तो 44 प्लस एक्स जीरो बराबर 45, या फिर ए प्लस एक्स जीरो, ठीक है ना, बराबर 45। ऐसी स्त्रियां जो होती हैं नपुंसक होती हैं, और उनमें स्त्री के पूरे लक्षण विकसित नहीं हो पाते हैं, यानी MC नहीं आएगी, यानी कि मेस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र नहीं चलेगा, ओवरी बहुत छोटी रहेगी, अंडाशय बहुत छोटी रहेगी, और उनके ब्रेस्ट जो रहेंगे अंडर डेवलप रहेंगे, यानी कि बॉल पर विकसित रहेंगे। नेक्स्ट है जैकब सिंड्रोम। इसका एक और नाम होता है अतिनर, इसको बोलते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम भी। तो पुरुषों के लिंग गुस्त्र यानी कि क्या था, XY था, उसी में एक या अधिक Y गुस्त्र क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। यानी कि XY तो वही करता है, लेकिन एक और ही Y बढ़ जाता है, 2 Y बढ़ सकता है। तो उस अवस्था में क्या होता है, उस व्यक्ति का शरीर भीमकाय हो जाता है। इतना ही बस इसमें लिखना रहेगा। वैसे ही अति मादाएँ होती हैं, सुपर फीमेल, ये सुपर मेल था, ये सुपर फीमेल, ठीक। इसमें क्या होता है कि स्त्रियों के लिंग गुस्त्र में एक या अधिक एक्स गुस्त्र की वृद्धि हो जाती है ना। यानी कि स्त्रियों का लिंग गुस्त्र क्या होता है, एक्स होता है, तो इसमें एक एक्स बढ़ सकता है, 2 एक्स बढ़ सकता है, इस तरह से। और ऐसी स्त्रियां अधिक कामुक होती हैं जो वैश्या प्रवृत्ति की होती हैं। और लास्ट सिंड्रोम है क्राइडू-चैट सिंड्रोम। लास्ट सिंड्रोम है क्राइडू-चैट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसकी खोज लिजियन ने किया था। जो 5वां गुस्त्र होता है, तो 5वें गुस्त्र की जो छोटी सी भुजा होती है कट कर अलग हो जाती है ना। तो गुस्त्र शैल से रहेंगे, गुस्त्र खत्म नहीं होता है, बस छोटी सी उसकी भुजा कट कर अलग हो जाती है ना। इसको हम बोलते हैं दैहिक एक निम्नसूत्रता बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे के रोने पर बिल्ली की तरह से आवाज़ आती है, और कुछ है नहीं इसमें। ये ख था क्वेश्चन। अब ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ग में क्या पूछा गया है कि मानव में प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। ये प्रश्न पूछा गया 2 नंबर का, हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे 5 नंबर का। जैसे प्रश्न रहेगा उससे आपको उत्तर देना रहेगा, हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं इसमें है कि प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया या प्रतिरक्षा तंत्र, इस सब पर डिस्कस आता है, टिप्पणी आता है। तो इस पर हम क्या करेंगे, ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो इम्यूनिटी होता क्या है, इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी
जो शब्द है वो इम्यूनिस्ट से लिया गया है, इसका मतलब होता है स्वतंत्र करना। तो प्रतिरक्षा जो विज्ञान होता है, इसके जनक जो हैं एमिल वान बेरिंग है। इनका जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ से कि रोग उत्पादक रोगाणुओं एवं प्रतिजनों के दुष्प्रभाव को निष्क्रिय करके या उनका प्रतिरोध करके शरीर की सामान्य स्थिति बनाए रखने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है। तथा शरीर की इस क्षमता को हम बोलते हैं प्रतिरक्षा बोलते हैं, या प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और इस क्रिया में भाग लेने वाले तंत्रों को हम बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है। यानी शरीर में जो भी वायरस बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं उनके दुष्प्रभाव को निष्क्रिय करके और शरीर को सामान्य अवस्था में बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षी प्रतिरक्षा बोलते हैं। ठीक है। अब ये कितने प्रकार का होता है, इसको प्रश्न पूछा गया है तो इसको देख लेते हैं। तो प्रतिरक्षा जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है अविशिष्ट, एक होता है विशिष्ट, है ना। ठीक है। या स्वाभाविक, इसको जन्मजात बोलते हैं, एक को बोलते हैं उपार्जित। ठीक है। दो प्रकार का होता है, एक जन्मजात, एक उपार्जित। जन्मजात को यहाँ पर अविशिष्ट के रूप में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रकार हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके अंदर जितने भी आते हैं प्रकार उसको पढ़ लेंगे। तो जो पहला प्रकार है अविशिष्ट, या इसको बोलते हैं सहज या स्वाभाविक या जन्मजात। यह प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया सभी रोगों के लिए और सभी प्रकार के प्रतिजनों से समान रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। और इस तंत्र को दो सुरक्षा पंक्तियों में बांटा गया है। जो पहली सुरक्षा पंक्ति उसको बोलते हैं बाह्य सुरक्षा पंक्ति या प्रथम रक्षात्मक स्तर, या इसी को बोलते हैं शारीरिक रोध भी कहते हैं। तो शारीरिक रोध पूछे, बाह्य सुरक्षा पूछे, प्रथम रक्षा पंक्ति पूछे, यही लिखना रहेगा। ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो शरीर की त्वचा हो गई, रोगाणुओं को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है, सबको पता है। भोजन के साथ जो भी रोगाणु आ जाएंगे, है ना, या लार, वो क्या करेंगे, लार के लाइसोजाइम एंजाइम से नष्ट हो जाएंगे। अगर पेट में प्रवेश कर जाते हैं तो आमाशय में जो HCl है उससे नष्ट हो जाते हैं। श्वसन मार्ग से अगर कोई प्रवेश करता है रोगाणु तो श्लेष्म में चिपक जाएगा, फेफड़े तक नहीं पहुंच पाएगा। और आंसू से प्रवेश करता है, अगर आंसुओं के माध्यम माने आंखों के माध्यम से कोई प्रवेश करता है रोगाणु, तो आंसू में भी क्या होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं और रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक। और ये सभी अंग मिल करके, यानी जैसे कि शरीर की त्वचा हो गया, लार हो गया, मुख में लार हो गई, आमाशय में HCl हो गया, यानी कि आमाशय सीधे कर सकते हैं, आँखों में श्वसन मार्ग हो गया, आँखों में आंसू हो गए, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी मिल करके शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति का निर्माण करते हैं, है ना। तो जो जन्मजात प्रतिरक्षा है उसको बांटा गया है दो भागों में। पहला भाग है बाह्य रक्षा पंक्ति या फिर प्रथम रक्षात्मक पंक्ति, दूसरा होता है आंतरिक या फिर द्वितीयक। इसी को हम शारीरिक रोध भी कहते हैं प्राथमिक वाले को, और द्वितीयक को बोलते हैं कोशिकीय रोध। तो बी चलते हैं इसका पार्ट। यानी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं अविशिष्ट, यानी जन्मजात वाले का ही पढ़ रहे हैं। तो जो आंतरिक सुरक्षा द्वितीय रक्षा पंक्ति होती है इसको बोलते हैं कोशिकीय रोध। तो ट्रांसपेरेंस जो होते हैं रुधिर में रोगाणुओं को वृद्धि करने से रोकते हैं। इंटरफेरेंस जो होते हैं ये कोशिकाओं द्वारा मुक्त होते हैं और निकल करके अन्य कोशिकाओं में उस रोग को प्रवेश करने से रोकते हैं, फैलने से रोकते हैं। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं ये विशेष प्रकार की WBC होती हैं जो रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। इसकी खोज सबसे पहले मेचनिकाफ ने किया था। ठीक है ना। इसको जो WBC होती हैं कई प्रकार की होती हैं, इनको बच्चकाड़ू भी बोलते हैं और फैगोसाइड भी बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद। तो WBC में पहले हम पढ़ते हैं मोनोसाइट्स के बारे में। तो मोनोसाइट्स जो होती हैं क्षतिग्रस्त भाग में पहुंच करके भक्षण क्रिया को तीव्र कर देती हैं। इस्नोफिल्स हो गई, लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा नष्ट करती हैं। न्यूट्रोफिल्स हो गई, इतना डिस्कस नहीं करना है, छोड़िए आगे बढ़ते हैं, इतना नहीं पेपर में आता है कठिन। हाँ, ये पेपर में आता है, एक आध बार पूछा गया है कि बच्चकाणु या फैगोसाइट्स क्या होते हैं। तो अधिकांश WBC जो होते हैं ऊतक में जाकर के बैक्टीरिया, वायरस और विषैले पदार्थों का अंतःग्रहण कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। यह क्रिया कोशिका भक्षण कहलाती है, या इसी को बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है। इनकी खोज मेचनिकाफ ने की थी और इन बच्ची कोशिकाओं को बच्चकाणु नाम दिया गया था। ठीक है। तो ये पहला का सब भाग था किसका, अविशिष्ट वाले का। अब दूसरा चलते हैं पार्ट, यानी कि प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, अविशिष्ट और विशिष्ट। तो अविशिष्ट को हम जन्मजात या सहज या स्वाभाविक के नाम से पढ़ चुके पूरा। अब दूसरा इसका चलते हैं
विशिष्ट या उपार्जित या ग्रहित या तृतीयक रक्षात्मक स्तर। तो जब रोगाणु प्रथम रक्षा पंक्ति और द्वितीय रक्षा पंक्ति यानी शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध को पार करके जब संक्रमण यानी कि रोग फैलाने में सफल हो जाते हैं, ठीक है, तब जाकर के हमारी तृतीयक रक्षा पंक्ति जो होती है, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, क्रियाशील हो जाती है ना। अब इसमें कौन कौन अंग आते हैं? तो शरीर के लसिका अंग, संयोजी ऊतक के लिम्फोसाइट्स एवं प्लाज्मा कोशिकाएं मिल करके उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत दो क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया कौन सी होती है? तरल या ह्यूमरल क्रिया होती है। और दूसरी क्रिया कौन सी होती है? लिम्फोसाइटिक प्रतिरक्षा होती है। तो पहला हम पढ़ते हैं तरल या ह्यूमरल प्रतिरक्षा। इसमें क्या होता है कि शरीर में पहुंचे प्रत्येक रोगाणुओं के लिए विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स बनते हैं, जिनसे विशेष प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन या प्रतिरक्षी मुक्त होते हैं और मुक्त होकर के निकल करके रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। दूसरा बी इसका पार्ट है कोशिकीय या लिम्फोसाइटिक प्रतिरक्षा। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं रोगाणुओं को प्रतिरक्षी की सहायता से रोगाणुओं को प्रतिरक्षी की सहायता से नष्ट कर देते हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं कि प्रत्येक संक्रमण, जब संक्रमण होगा तो संक्रमण के साथ साथ उन विशिष्ट रोगाणुओं को हमेशा याद रखते हैं। माने कि अगर एक बार किसी रोग का संक्रमण हो गया शरीर के अंदर, तो जो हमारी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बन रही हैं उनको नष्ट करने के लिए, वो लिम्फोसाइट्स उस रोगाणु को हमेशा के लिए याद रखती हैं और सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय बनी रहती हैं। और जब दूसरी बार उसी रोग का संक्रमण होता है, दूसरी बार उसी रोग के संक्रमण होने से ये तुरंत सक्रिय हो जाती हैं और एक्टिव होकर के उस रोगाणु से लड़ने के लिए फिर नए लिम्फोसाइट बनाती हैं। और इस प्रकार किसी भी रोग के एक बार हो जाने के पर शरीर में इस रोग के प्रति प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का घ, ठीक है ना। तीसरा घ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पूछा गया प्रतिजैवी क्या है? किन्हीं दो सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। यह प्रश्न आपका है 1 नंबर, 1.5 नंबर, आधा नंबर, यानी कुल मिलाकर 3 नंबर का है ना। जिसमें 1 नंबर में लिखना है आपको प्रतिजैवी क्या है, 1.5 नंबर में लिखना है कि दो सूक्ष्म जीवों का नाम लिखना है जिनका प्रयोग प्रतिजैविक बनाने में होता है, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि प्रतिजैविक होते क्या हैं, यानी इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो पहले डिस्कस करते हैं कि प्रतिजैविक क्या होते हैं, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, ठीक। प्रतिजैविक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित निकलने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रोग कारक यानी रोग फैलाने वाले तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को संदमित करते यानी रोक देते हैं या फिर उनको नष्ट कर देते हैं। प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाक्समैन ने किया था। प्रतिजैविक पदार्थों का उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम बोलते हैं प्रतिजीवी बोलते हैं। जो पहली प्रतिजैविक औषधि है वो है पेनिसिलिन, जिसकी खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो प्रथम प्रतिजैविक औषधि जो है वो पेनिसिलिन है, जिसकी खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किससे खोज किया गया था? तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से या पेनिसिलियम क्राइसोजिनम नामक कवक से, ठीक है। बाकी हाई जो नीचे वाला पॉइंट है बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कि हार्वर्ड, फ्लोरे और अर्नेस्ट चैन ने पेनिसिलिन को एक प्रभावकारी तथा शक्तिशाली प्रतिजैविक के रूप में पुष्टि की है। मतलब इन्होंने बस ये कहा है कि वो शक्तिशाली औषधि है पेनिसिलिन, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि जो प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं कवक द्वारा कौन सी प्राप्त होती हैं और ज्वार द्वारा कौन सी प्राप्त होती हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कवक द्वारा और फिर जीवाणु द्वारा। तो देखिए कवक द्वारा कौन सी होती है? तो पेनिसिलिन अभी पढ़े हैं आप लोग, टेरामाइसिन भी पढ़े हैं, फिमाजिलिन। तो पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, फिमाजिलिन ये कवक द्वारा निर्मित एंटीबायोटिक औषधि है। पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं इन्फ्लुएंजा में, निमोनिया में। टेरामाइसिन का उपयोग करते हैं इसमें पेनिसिलिन देख लिया आप लोग किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से या पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से। टेरामाइसिन जो होता है म्यूकर रेमनिशियन से और फिमाजिलिन जो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स से। अब जीवाणु द्वारा देख लेते हैं 3-4 ठो, इरिथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोफेनिकाल
ये सभी जो हैं जीवाणु द्वारा प्राप्त होते हैं, चाहे बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन इरिथ्रियस द्वारा प्राप्त होता है इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस द्वारा प्राप्त होता है टेरामाइसिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस द्वारा प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फ्रेडरी, इतना छोड़ते हैं इसको ना, इतना ज़्यादा नहीं, बस याद रखिएगा कि कवक द्वारा निर्मित 2 एंटीबायोटिक औषधियों का नाम और जीवाणु द्वारा निर्मित 2 एंटीबायोटिक औषधियों का नाम। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बस एंटीबायोटिक औषधि किसे कहते हैं, परजीवी किसे कहते हैं, वो पूछता है तो उसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग, यानी तीसरा काम डिस्कस करने जा रहे हैं अंग। ये इंपॉर्टेंट भी है और ज़्यादा बढ़िया से इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है, 2 नंबर में, तो इसको पूरा डिस्कस करते हैं हर एक पॉइंट को। तो 1952 ईस्वी में वन्य जीव भारतीय परिषद यानी कि इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत वन्य जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं अगर, ठीक है। और भी देखते हैं, 1953 ईस्वी में संपूर्ण माने पूरे देश में प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो पेपर में पूछता है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक। ठीक, ये अलग से मतलब कि हम लोग डिस्कस करें बड़े रूप में, 2 नंबर का नहीं बल्कि हम पूरा 4 नंबर का डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कौन सा प्रश्न का उत्तर कैसे पूछ देता है, इसलिए आप लोग हर पॉइंट को टच करेंगे। 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत वन्य जीवों के शिकार करना, व्यापार करना और उनके आवास को नष्ट करने पर रोक लगा दी गई थी। और 1976 ईस्वी में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके तहत जो स्थानीय लोग होते हैं वो वनों की सुरक्षा करते हैं, वनों को नष्ट होने से या उनको कोई अगर कंपनी या कोई भी व्यक्ति अगर ख़त्म करता है, नुकसान पहुँचाता है, तो उसको रोक लगाते हैं, रोकते हैं, उनको नष्ट करने से बचाते हैं, क्षति से बचाते हैं। 1980 ईस्वी में जैव संरक्षण के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी, ये प्रश्न नहीं पूछता है। और प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बाकी हाई सब थोड़ा सा फुल फार्म याद रखिएगा, हल्का फुल्का। BSI फुल फार्म होता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI का होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब BNHS का होता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। विलुप्त इसका काम, इन तीनों का काम क्या होता है, ये तीनों जो संस्थाएं हैं इन तीनों का काम होता है कि विलुप्त होती पादप और जंतुओं की जो प्रजातियां होती हैं उनको बचाने के लिए 10 वर्षीय प्रोजेक्ट तैयार किया गया था इन तीनों के द्वारा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान ही बनाए गए हैं बहुत सारे वन्य जीवों के बचाव के लिए, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। बाघ परियोजना चलाई गई थी, आप जानते हैं बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को चलाई गई थी। हाथी परियोजना 1992 में चलाई गई थी। ये सभी जो है वन्य जीवों के बचाव हेतु प्रयास हैं। लेकिन वन्य जीवों के बचाव हेतु आपसे पूछता है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन से हैं, है ना, इंटरनेशनल प्रयास कौन से हैं, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास या संस्थाएं कौन सी है। तो पहला है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म होता है IUCN का। IUCN जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में मोरगेज में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि संरक्षण की विभिन्न प्रकार की युक्तियों और उपायों की खोज करना, साथ ही साथ प्राकृतिक स्रोतों के महत्व के लिए लोगों को जागरूक करना कि उनका क्या महत्व है, और संरक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक जानकारी को प्रदान करना। तो अगर IUCN पर टिप्पणी पूछेगा तब इतना लिखेंगे आप लोग, या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पूछेगा क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है वन्य जीव संरक्षण के लिए, तब इतना लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव कोष या WWF पर टिप्पणी आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, कभी कभी फुल फॉर्म में पूछता है, तो WWF का फुल फॉर्म पूछता है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय है मोरगेज में। इसका चिन्ह होता है विशालकाय पांडा, और इसी के सहयोग से सबसे पहले बाघ परियोजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य कई ठो है, देख लेते हैं हर एक को। तो संरक्षण के लाभों को जनता तक पहुंचाना, यानी कि बचाव करेंगे जीवों का, जंतुओं का, तो उससे क्या लाभ आपको मिलेंगे उनको पहुंचाना, जानकारी देना। जंतुओं के संरक्षण का प्रचार प्रसार करना ताकि लोग क्या करें, उनको जंतुओं को बचाएं। राष्ट्रीय उद्यानों का विकास करना,
साथ ही साथ संरक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना और दुर्लभ जीव जातियों की रक्षा करना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं चौथा के क पर। ये आपका है 3 नंबर का क्वेश्चन, डेट। तो शारीरिक ग्रोथ और कोशिकीय ग्रोथ अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको ना। शारीरिक ग्रोथ का मतलब क्या बताएं आप लोगों को है कोशिकीय प्रतिरक्षा और ये लिम्फोसाइटिक प्रतिरक्षा। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं आगे। और फिर नेक्स्ट पूछा गया विसंयोजन का नियम। तो जब विसंयोजन का नियम पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने नियम हैं मेंडल के तीनों पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है विसंयोजन का नियम। तो जो विसंयोजन का नियम होता है पूछा गया 3 नंबर में। तो मेंडल के अनुसार नियम पर टिप्पणी कर लेते हैं। विसंयोजन का मतलब होता है द्वितीय नियम मेंडल का, जिसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। यही पूछा गया आपसे, यानी कुल मिलाकर ये पूछा गया है पृथक्करण का नियम पूछा गया है, मेंडल का द्वितीय नियम पूछा गया है। तो हम सब पर डिस्कस करते हैं। तो पहला देखें यहाँ से, पहले हम चलते हैं मेंडल पे। तो मेंडल के अनुसार के नियम की बात करेंगे हम, तो मेंडल जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग किया था मटर पर। कौन सी मटर? उद्यान मटर, जो मीठी मटर के नाम से कही जाती है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम। लेकिन जो अनुवांशिकता शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किया था डबल बेटसन के द्वारा। इन्होंने जो पहला नियम दिया गया है मेंडल के द्वारा अनुवांशिकता का, यह है प्रभाविता का नियम। तो जो प्रभाविता का नियम है इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? तो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर अगर संकरण कराते हैं तो कराने पर पहली पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होते हैं, जितने भी कैपिटल से लिखे रहेंगे सभी क्या रहेंगे? प्रभावी लक्षण, याद रखिएगा। तो प्रभावी लक्षण जो होते हैं शुद्ध लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। जैसे यहाँ पर लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प का आप क्रॉस करा रहे हैं, तो लाल पुष्प का जीन है कैपिटल आर, सफ़ेद पुष्प का जीन है स्मॉल आर। ठीक है, जब क्रॉस कराएंगे, हम जब क्रॉस कराते हैं इसको चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। तो जब क्रॉस कराएंगे तो जिस कॉलम में भरते हैं उस कॉलम के ऊपर देखते हैं और बाएं देखते हैं, जो ऊपर रहता है और बाएं रहता है उसी को लिख देते हैं, लेकिन सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं? स्मॉल लिखते हैं। तो इतना ही आप लिखेंगे प्रभाविता के नियम में। अगर नहीं आता है उत्तर तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब लाल पुष्प वाले पौधे या क्रॉस यानी संकरण सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया क्या कि अगर कैपिटल है तो वही अपना लक्षण दिखाएगा। तो कैपिटल क्या है? आर है, कैपिटल वाला आर, और कैसा है? लाल है। ठीक है ना, तो सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। और लाल पुष्प का जीन सफ़ेद पुष्प के जीन पर क्या है? प्रभावी है, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय नियम, जिसको पूछा गया था। यही नियम आपसे पूछा गया है, द्वितीय नियम। तो विसंयोजन का नियम, चाहे विसंयुग्मन का नियम या पृथक्करण का नियम या संकरों के विलयन का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम या एक संकर क्रॉस पूछता है। अगर पूछता है एक संकर क्रॉस 10 नंबर या 2 नंबर में तो परिभाषा आपका रहेगा द्वितीय नियम के रूप में। और अगर एक संकर क्रॉस पूछता है केवल 1 नंबर में तो परिभाषा रहेगी कि जब एक तुलनात्मक लक्षण, सीधे कि एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराने की प्रक्रिया एक संकर संकरण कहलाती है। ठीक है, चाहे संकर क्रॉस कहलाती है। जब 1 नंबर में रहेगा तब, जब 1.5 या 2 नंबर का रहेगा तो क्या करेंगे? दूसरा नियम लिखेंगे आप लोग, जो हम लिखवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल पूरा ही उतारना रहेगा। सीधे आप लोगों को एग्जाम्पल उतार लेना रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को सीधे क्या करना रहेगा? उतार लेना रहेगा। लेकिन आप लोगों को परिभाषा कैसे लिखना है? आप लोगों को एग्जाम्पल देख ही रहे हैं आप लोग, तो एग्जाम्पल समझते चलते हैं और परिभाषा लिख चलते हैं। तो जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लाल पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं प्रभाविता के नियम में। ठीक है, युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन अलग हो जाते हैं, मतलब पृथक हो जाते हैं। अब यहाँ पर पृथक हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? पृथक्करण का नियम, पृथक हो जाते हैं। इनमें स्व निषेचन कराने पर दूसरी पीढ़ी में जब कराएंगे तो जनवरी करते हैं कि इन्हीं का कराना क्रॉस। ठीक है ना, दोनों सेम रहेगा। जब क्रॉस कराएंगे तो हाँ, तो इनका स्व निषेचन कराने पर दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, लाल व सफ़ेद दोनों प्रकार के पुष्प वाले पौधे 3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। कभी कभी पूछता है कि एक संकर क्रॉस में, चाहे एक संकर संकरण में द्वितीय पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो 1:2:1। ठीक, और फिनोटाइप अनुपात क्या होता है तो बताएंगे आप 3:1। फिनोटाइप को हम बोलते हैं प्रतिदर्श प्रारूप बोलते हैं, है ना, या इसी को बोलते हैं लक्षण प्रारूप भी बोलते हैं फिनोटाइप को। तो 3:1 याद रखिएगा, एक संकर क्रॉस में 3:1। एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है वह जो दूसरा वाला है,
स्वतंत्र विघटन का नियम तीसरा नियम है ना, तीसरा नियम जो है स्वतंत्र विघटन का नियम है, इसी को बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, लेकिन आपको परिभाषा बना सकते हैं इससे कि जब गोल पीले बीज वाले, देखिए द्विसंकर क्रॉस अगर पूछता है 2 नंबर या 1.5 नंबर या 3 नंबर में तो मेंडल का तृतीय नियम लिखना है। अगर पूछता है 1 नंबर में तो परिभाषा क्या रहेगी कि जब दो लक्षणों को, सीधे करेंगे कि दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराने की प्रक्रिया द्विसंकर संकरण कहलाती है। ठीक है, या द्विसंकर क्रॉस कहलाती है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, ये चेकर बोर्ड द्वारा बनाया गया है, या R1 कहेगा तब यही लिखेंगे आप लोग। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, कैसे डिस्कस करना है इस पर। देखिए तो गोल पीले, यानी कि जब गोल पीले बीज वाले पौधे का क्रॉस झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे के साथ कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे गोल पीले बीज वाले उत्पन्न होते हैं। युग्मक निर्माण के समय अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं और इनके फलस्वरूप नए नए जोड़े बनते हैं, नए नए संयोग बनते हैं। इतना आपको थोड़ा जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आर मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई से पहले, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई से, तो कैपिटल आर पहले मिलेगा कैपिटल वाई से फिर स्मॉल वाई से, तो 2 युग्मक बन गया। फिर वही स्मॉल आर बनेगा, जुड़ेगा पहले कैपिटल वाई से फिर स्मॉल वाई से, तो स्मॉल आर पहले कैपिटल वाई से जुड़ गया, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई से जुड़ गया। 1 2 3 4 को बन गए, इन चारों को लेना है ऊपर नीचे इस तरह से। ठीक है, और लेकर क्या कर देना है, स्वनिश्चयन कराना है। तो जब स्वनिश्चयन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, इस तरह से चेकर बोर्ड बना लेंगे आप लोग इस तरह से, है ना। जो पौधे प्राप्त हुए हैं, युग्मक जो प्राप्त हुए हैं युग्मकों को ले लेना है इस तरह से, युग्मकों को ये युग्मक फिर यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, और लेकर क्रॉस कराएंगे। क्रॉस करने पर क्या देखना है हम लोगों को कि ये जो चेकर बोर्ड बनाया गया इसमें क्रॉस कैसे कराते हैं, तो ऊपर देखेंगे बाएं देखेंगे, जितना ऊपर है जितना बाएं वही लिखना रहेगा हम लोगों को, लेकिन जो समान है आर आर को एक साथ, वाई वाई को एक साथ, लेकिन पहले कैपिटल फिर स्मॉल, जैसे यहाँ पर हमारे किस में हम करा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या है कैपिटल आर है, इधर भी क्या है कैपिटल आर है, तो पहले कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर भी क्या है स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई, मान ली इसमें करा सब में आपको भरना रहेगा, लेकिन हम बता रहे हैं कैसे क्रॉस कराते हैं। यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से क्या मिल रहा है स्मॉल आर, मान लीजिए इसमें भर रहा है इस वाले में, तो यहाँ से मिल रहा है कैपिटल आर, यहाँ से मिल रहा है स्मॉल आर, तो पहले कैपिटल भरेंगे फिर स्मॉल भरेंगे, फिर यहाँ से कैपिटल वाई भर रहा है, यहाँ से भी कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई भरेंगे फिर कैपिटल वाई भरेंगे। ठीक है, ऐसे भरेंगे। ठीक है, और लास्ट में इनका अनुपात है देखिएगा, यानी कि द्विसंकर क्रॉस में, द्विसंकर संकरण में अनुपात क्या था जीनोटाइप, तो 12 24 12 12 1 याद रखिएगा, बीच में क्या करिएगा लगा दीजिएगा चिन्ह। ठीक है ना, अनुपात वाला, तो 12 24 12 12 1, और फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो 9 3 3 1, सबके बीच में क्या कर लीजिएगा अनुपात लगा लीजिएगा। ठीक है, हाई 9 को कैसे प्राप्त होते हैं पौधे, तो गोल पीले बीज वाले 3 गो, गोल हरे बीज वाले 3 गो, झुर्रीदार पीले बीज वाले और 1 गो झुर्रीदार हरे बीज वाले। तो ये आपका चेकर बोर्ड हो गया। परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा देख लीजिए इस बार कि जब पीले बीज वाले, जब गोल पीले बीज वाले पौधे का क्रॉस झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल पीले बीज वाले उत्पन्न होते हैं। युग्मक निर्माण के समय जो युग्मक होते हैं अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए संयोग बनते हैं। इनमें स्वनिश्चयन कराने पर दूसरी पीढ़ी में निम्न 4 प्रकार के बीज वाले पौधे 9 3 3 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी गोल पीले वाले 9 अनुपात रहेगा, गोल हरे का 3 अनुपात रहेगा, झुर्रीदार पीले का 3 रहेगा, झुर्रीदार हरे का 1 रहेगा। ठीक है, तो चौथा का ख तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चौथा ख तक हो चुका है। अब चौथा का ग से डिस्कस करेंगे हम लोग कल, क्योंकि ज़्यादा समय हो गया है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, या फिर देखते हैं डिस्कस कर लेते हैं, या फिर देखते हैं। चौथा ग देखते हैं, पूछा गया कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। ये 1+2 यानी 3 नंबर का है। तो कैंसर क्या है बताना 1 नंबर में, और इसके बचाव की प्रक्रिया लिखना है आप लोगों को 2 नंबर में। तो पहले देखते हैं कैंसर क्या है। तो कोशिकाओं का असामान्य एवं अनियंत्रित रूप से विभाजित होना ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। ये कोशिकाएं आसपास के ऊतकों को नष्ट करके गांठ का रूप धारण कर लेती हैं, जिसके फलस्वरूप अर्बुद का निर्माण होता है या नियोप्लाज्म का निर्माण होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्बुद को इंग्लिश में ट्यूमर बोलते हैं। अब ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि नियोप्लाज्म में कितने प्रकार के होते हैं, इसको देख लेते हैं अलग से। ठीक है, तो जो ट्यूमर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सुदम अर्बुद, दूसरा होता है दुर्दम अर्बुद। ठीक है, तो पहले देखते हैं सुदम अर्बुद।
इसको बोलते हैं नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये अपने स्थान पर सीमित रहते हैं, फैलते नहीं हैं, यानी कि जहाँ पर कैंसर रहेगा वहीं पर रहेगा, दूसरे स्थान पर नहीं फैलेगा। ठीक है, तो ये अपने स्थान पर सीमित रहते हैं, फैलते नहीं हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। जैसे कि मसल्स ट्यूमर, मांसपेशी ट्यूमर हो गया है ना, या बोन ट्यूमर हो गया, हड्डियों में ट्यूमर हो गया, तो मसल ट्यूमर को हम बोलते हैं मायोमा, बोन ट्यूमर को बोलते हैं एस्टियोमा, और लिम्फ ट्यूमर को बोलते हैं लिम्फोमा। तो उतना डिस्कस नहीं करना है आप लोग को, उतना नहीं रखना है। दूसरा होता है दुर्दम अर्बुद, इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो दुर्दम अर्बुद होता है, इसकी बात करें तो यह पहले धीरे धीरे वृद्धि करता है, फिर सुप्त हो जाएगा, छिप जाएगा, और बाद में खूब तेजी से वृद्धि करेगा। ये कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं समीपवर्ती ऊतक से दूर चली जाती हैं, माने कि जहाँ रहेंगी वहाँ से दूर चली जाएंगी, और दूर जा कर के रुधिर में, लसिका में प्रवेश कर जाएंगी, और वहाँ पर जा कर के फिर कैंसर फैलाएंगी। तो ये कैंसर फैलता है, रुकता नहीं है, फैलता रहता है, इसलिए इसको वास्तविक कैंसर भी कहा जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये कोशिकाएं शरीर के अन्य स्थानों की ओर पहुंच जाती हैं, और पहुंच करके वहाँ लगातार वृद्धि करती हैं, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। पेपर में आता है मेटास्टेसिस क्या होता है, तो देखिए कैंसर फैलने की प्रक्रिया है। तो आप बताएंगे कि जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं शरीर के अन्य स्थानों की ओर पहुंच जाती हैं, और पहुंचकर वहाँ लगातार वृद्धि करती हैं, और वहाँ भी कैंसर उत्पन्न करती हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब कैंसर कितने प्रकार का होता है, इसको देख लेते हैं। कैंसर के प्रकार, तो कैंसर के प्रकार में पहला प्रकार है कार्सिनोमास। तो जो उपकला, जो ऊपरी त्वचा होती है, यानी जो अंगों का ऊपरी भाग होता है, उसमें जो कैंसर उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कार्सिनोमास, और लगभग 85% कैंसर जो होते हैं इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा होता है सार्कोमास। सार्कोमास जो होता है, जो संयोजी ऊतक होते हैं, जो संयोजी ऊतक हो, जिस रक्त का संयोजी ऊतक हो गया, तो संयोजी ऊतकों में जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं सार्कोमास बोलते हैं, और मात्र 2% ही श्रेणी में आते हैं। और तीसरा प्रकार है अतिश्वेत कोशिका रुधिरता, यानी कि जो WBC हमारी होती है, WBC कोशिकाओं की अगर अनियंत्रित वृद्धि होती है, अनियमित वृद्धि होती है, उससे कारण जो कैंसर उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे अतिश्वेत कोशिका रुधिरता, और 4% इस श्रेणी में आते हैं। और चौथा लसिका निहित जो होता है, लसिका जो कोशिकाएं होती हैं, लिम्फ आर्गन जो होते हैं, उनकी अगर अनियंत्रित वृद्धि होती है तो जो कैंसर उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे लसिका निहित, और 5% इस श्रेणी में आते हैं। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इस पेपर के हिसाब से नहीं है। अब देखते हैं इसका रोकथाम, है ना, कारण क्या है। तो धूम्रपान करना, तंबाकू चबाना, सूर्य के प्रकाश में अधिक रहना, या ऐसी गैसें, व्यर्थ गैसें जो नुकसानदेह हों, इनसे भी हो सकता है। विकिरणों के संपर्क में आने से कैंसर हो सकता है, जैसे एक्स किरण हो गया, बीटा, गामा, अल्फा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, इलेक्ट्रॉनिक किरणें, ये सभी क्या होते हैं, कैंसर फैलाते हैं। लेकिन साथ ही में यहाँ पर कौन से जीव पूछेगा कि कैंसर उत्पन्न करते हैं, तो ओन्कोजिन्स, विषाणु जो होते हैं ये फैलाते हैं। अब कैंसर को रोकथाम कैसे करेंगे, बायोप्सी कैसे, रोकथाम उपचार कैसे करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कैंसर का अभिज्ञान निदान, कैंसर को डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैंसर को कैसे पहचानेंगे कैंसर है कि नहीं है। ठीक है, कैंसर की जांच कैसे करेंगे, पहले ये देखते हैं। तो पहला है बायोप्सी। बायोप्सी पर कभी टिप्पणी आता है, तो जब शरीर के किसी भी भाग में कैंसर होने का संदेह होता है ना, शक होता है, तो उस भाग से छोटा टुकड़ा लेकर के उसको काट करके अभिरंजित कर लेते हैं, रंग लेते हैं केमिकल द्वारा, और जांच की जाती है कैंसर है कि नहीं है। दूसरा इसका भाग होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल होता है, इसको ऊतक विकृति बोलते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल में क्या करते हैं, ऊतकों का अध्ययन करते हैं, और ऊतकों के अध्ययन द्वारा हम पता लगाते हैं कि कैंसर है या नहीं है। और आंतरिक अंगों में कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी करते हैं, MRI कराते हैं, और एक्सरे कराते हैं। ठीक है, और कैसे पता लगा सकते हैं कैंसर है कि नहीं, तो खून की जांच करवा सकते हैं। तो खून की जांच से तभी पता चलेगा जब ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर रहेगा, ल्यूकेमिया यानी कि जब ब्लड कैंसर रहेगा तभी जान पाएंगे इसमें। ठीक है, और प्रत्यारोपण का प्रयोग करके भी जांच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोकथाम उपचार देख लेते हैं कैसे, और उसका रोकथाम करेंगे, उपचार कैसे करेंगे। तो रोकथाम उपचार में पहला धूम्रपान नहीं करना चाहिए, प्रदूषण को कम करना चाहिए, शल्य चिकित्सा, इसको सर्जरी बोलते हैं, यानी कि शरीर के जो प्रभावित ऊतक, यानी कि शरीर के जिस भाग में कैंसर हुआ रहेगा उस ऊतक को काट करके निकाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा। अगला है रेडियोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं कि जो भी कैंसर से प्रभावित कोशिकाएं होती हैं उनको विभिन्न प्रकार के विकिरणों द्वारा, है ना, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक, और तीसरा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं कि रासायनिक यौगिकों से उत्पन्न जो भी औषधियाँ होती हैं, यानी कि सीधे केमिकल द्वारा, रसायनों द्वारा क्या करते हैं, उन कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, उपचार किया जाता है दवाओं द्वारा। ठीक है,
चौथा घ क्वेश्चन पूछा गया है, घ में पूछा गया है कि एक शंकर एवं द्विशंकर टेस्ट क्लास को समझाइए। तो आप लोग वही जो एक शंकर क्लास द्विशंकर क्लास पढ़े हैं पहले का, उसी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी है ना उसी को लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब पाँचवा पे चलते हैं हम लोग हैं। पाँचवा का क पूछा गया है कि समझाता पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो कल डिस्कस करेंगे कहाँ पर, पाँचवा के क से।